गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8th में लेसन नंबर 17 तारे एवं सौर परिवार के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग भी अपनी बुक निकाल लीजिए। गर्मी की छुट्टियों में पहेली तथा भुजो अपने दादा दादी के गांव गए। रात्रि का भोजन करने के पश्चात वह घर की छत पर गए। उस दिन आकाश स्वच्छ था, बादल नहीं थे। वे आकाश में अत्यधिक संख्या में चमकीले तारे देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। अपने शहर में उन्होंने ऐसा सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा था। पहेली यह जानना चाहती थी कि बड़े शहरों के आकाश से गांव का आकाश इतना भिन्न क्यों है। उसकी दादी जी ने स्पष्ट किया कि चमकीले आकाश, धुएं तथा धूल के कारण बड़े शहरों में तो स्वच्छ आकाश वेले ही दिखाई देते हैं। उन्होंने रात्रि के आकाश में कुछ आकाशीय पिंडों की पहचान कर उनसे संबंधित कहानियां सुनाई। रात्रि के आकाश का अवलोकन करना चिंताकर्षक वही हो सकता है जहां वातावरण स्वच्छ हो तथा चमकीला प्रकाश ना हो। किसी स्वच्छ अंधेरी रात में आकाश की ओर दृष्टि डालिए, आपको समस्त आकाश में बिंदुओं के समान असंख्य तारे दिखाई देंगे, जिनमें कुछ बहुत चमकीले और कुछ अपेक्षाकृत मंद होंगे। इनका सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए। क्या ये सभी टिमटिमाते प्रतीत होते हैं? क्या आपको तारे जैसा कोई ऐसा पिंड दिखाई देता है जो टिमटिमा ना रहा हो? इनमें जो पिंड टिमटिमाते नहीं दिखते वह ग्रह है। देखो, ये है पहेली और भुजो। ये गए थे अपने दादी जी के गांव गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने आकाश में देखा कि आकाश में बहुत सारे तारे हैं और इतना आकाश चमकीला और साफ है। तो उन्होंने पूछा अपनी दादी जी से कि दादी जी, जो है ना, ये जो हमारे जो शहर का आकाश है और गांव के आकाश में इतनी भिन्नता क्यों है? तो दादी जी ने बोला कि शहर के आकाश में इतनी भिन्नता इसलिए है क्योंकि शहर के आकाश इसलिए इतना अस्वच्छ है क्योंकि वहाँ पर क्या है, धूल के कण क्या है, बहुत ज़्यादा। मतलब वहाँ पे प्रदूषण क्या है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण होने के कारण वहाँ का आकाश क्या हो गया, अस्वच्छ हो गया है। और जबकि गांव में इतना प्रदूषण नहीं है जिसके कारण वहाँ का आकाश क्या है, स्वच्छ है। ठीक है। तो दादी जी ने और उन्हें बताया कि भाई यहाँ पे आकाश में केवल तारे ही नहीं है, केवल चांद या तारे नहीं, इन तारों के अलावा यहाँ पर खगोलीय पिंड भी हैं। ठीक है ना, जो टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते, जो हमें दिख तो रहे हैं पर टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते। ठीक है ना, तो उनको क्या बोला, ग्रह बोला। ठीक है, बात समझ आ गई? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। रात्रि के आकाश में सबसे प्रदीप्त पिंड चंद्रमा है। सबसे प्रदीप्त पिंड कौन सा है? चंद्रमा है। तारे, ग्रह, चंद्रमा और आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। जो भी तारे हैं, चंद्रमा है और आकाश के बहुत सारे अन्य पिंड क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अगला, खगोलीय पिंडों और उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को खगोलीकी कहा जाता है। जो भी हम खगोलीय पिंडों और उससे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन करते हैं ना, उसको खगोलीकी कहा जाता है। प्राचीन भारत में हमारे पूर्वजों ने आकाश का सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन किया। उस काल में खगोलीकी का उनका ज्ञान उन्नत था। सूर्य, तारों, चंद्रमा और ग्रहों की गति के संबंध में उनका ज्ञान सही कैलेंडर और पंचांग सृजित करने में सहायक रहा। खगोलीकी का जो उनका ज्ञान है ना, वो सूर्य, तारों, चंद्रमा और ग्रहों की गति के संबंध में उनका ज्ञान सही कैलेंडर, मतलब जो ये तारे, चंद्रमा, जो ग्रहों की गति है ना, इनके द्वारा सही कैलेंडर या पंचांग है ना बनाने के काम आता था। ठीक है ना, इनसे लोगों को उनकी दिनचर्या बनाने में क्या मिलती थी? सहायता मिली। कैलेंडर और पंचांगों से लोगों को फसलों के चुनाव और उनके बुआई के समय के लिए जलवायु और वर्षा के पैटर्न की समझ में बढ़ोतरी। अब कैलेंडर और पंचांग बने तो क्या हो गया भाई, फसल कब बोनी है, कब उसको काटना है, इसके बारे में भी क्या मिला, एक आइडिया मिल गया। ठीक है, और कब बारिश आएगी, कब कैसी जलवायु होगी, कब सर्दी रहेगी, कब गर्मी रहेगी। जैसे तुम लोगों को भी पता है कि भाई नवंबर दिसंबर में है ना सर्दी आ जाएगी, फिर है ना फरवरी तक रहेगी सर्दी, फिर मार्च में थोड़ी थोड़ी गर्मी आने लग जाएगी। तो तुम लोगों को आइडिया है ना इसका, ये किसी के कारण है, इन कैलेंडर के कारण ही तो है। तथा इस प्रकार से मौसम और पर्वों की तिथियां भी निश्चित हुई।
इस अध्याय में हम आकाशीय पिंडों का अवलोकन कर उनके बारे में जानेंगे। पहले बात करते हैं चंद्रमा की। ठीक है, क्या चंद्रमा की आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन होता है? क्या ऐसे भी दिन हैं जब चंद्रमा की आकृति पूर्णतः गोल प्रतीत होती है? क्या ऐसे भी दिन हैं जब स्वच्छ आकाश होने पर भी चंद्रमा को नहीं देखा जा सकता? उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है पूर्णिमा कहते हैं। देखो भाई, चंद्रमा ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा आकाश में एक जैसे ही बना रहता, नहीं। चंद्रमा की जो है ना आकृति वो क्या रहती है, बदलती रहती है। ठीक है ना। जब आकाश में पूरा चंद्रमा होगा तो उस दिन को क्या बोलेंगे, पूर्णिमा। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग क्या होता है, घटता चला जाता है। जैसे पूर्णिमा को पूरे चांद के बाद पूर्णिमा के जैसे अगले दिन है, तो फिर चांद की आकृति थोड़ी थोड़ी क्या होने लग जाएगी, घटने लग जाएगी। ठीक है। और 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। अब पूर्णिमा के 15वें दिन चंद्रमा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लुप्त होता होता पूरा ही विलुप्त हो जाएगा। और उस दिन को क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं। जिस दिन पूरा चांद दिखता है उसको तो पूर्णिमा बोलते हैं, और जिस दिन चांद बिल्कुल ही नहीं दिखता उसको क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं। अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा भाग आकाश में दिखा। अब अमावस्या होगी, अमावस्या के अगले दिन हम लोग देखेंगे तो अगले दिन क्या होगा, चंद्रमा का एक छोटा सा भाग है ना वो आकाश में दिखाई देगा। इसे क्या कहते हैं, बालचंद्र। अब तुमसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बालचंद्र किसे कहते हैं? अमावस्या के अगले दिन चंद्रमा का वह छोटा सा भाग जो आकाश में दिखाई देता है उसे बालचंद्र कहते हैं। इसके पश्चात फिर प्रतिदिन चंद्रमा बड़ा होता जाता है। 15वें दिन एक बार फिर से हम चंद्रमा का पूरा दृश्य देखते हैं। पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा की प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की क्या कहते हैं, कलाएं कहते हैं। जो पूरे माह तक की जो चंद्रमा की जो विभिन्न जो आकृतियाँ दिखती है ना, इसको क्या कहते हैं, चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चंद्रमा की कलाओं की हमारे सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में लगभग सभी पर्वों को चंद्रमा की कलाओं के अनुसार मनाया जाता है। ठीक है ना, मनाया जाता है। ठीक है ना। भारत में ऐसे बहुत सारे पर्व हैं जिनको चंद्रमा की कलाओं के अनुसार मनाते हैं। ठीक है ना। मतलब आज पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के अनुसार कोई त्यौहार मनाते हैं, कोई अमावस्या के अनुसार त्यौहार मनाते हैं। जैसे अमावस्या दीपावली के दिन अमावस्या आती है ना, वैसे ही। ठीक है ना। उदाहरण के लिए दीपावली को अमावस्या पर मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा और तथा गुरु नानक जयंती पूर्णिमा पर मनाई जाती है। ठीक है ना। और महाशिवरात्रि को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। बालचंद्र शुक्ल पक्ष की प्रथमा के दर्शन के अगले दिन ईद उल फितर मनाई जाती है। यही होता है कि भाई चंद्रमा की कलाओं के अनुसार भी क्या मनाए जाते हैं, हमारे यहाँ पे त्योहार मनाए जाते हैं। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ अधिक होती है। बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह कहते हैं। सिंपल सी बात है, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक आने में बताओ कितना टाइम लगेगा। ऑब्वियस बात है, उसको लगेंगे 15 दिन। पहले एक पूर्णिमा से अमावस्या तक जाएगा 15 दिन, फिर अमावस्या से अगली पूर्णिमा तक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15, फिर 15 फिर होता है 1 महीना हो जाएगा। ठीक है ना। आइए यह जानने का प्रयास करते हैं कि चंद्रमा की कलाएं क्यों दिखती हैं। अध्याय 16 में आपने यह पढ़ा कि चंद्रमा सूर्य तथा अन्य तारों की भांति अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता। सूर्य तथा अन्य तारों की भांति अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। हमें चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है। इसीलिए हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंचता है। बात समझ आई, नहीं आई? अब देखो नहीं समझ आई तो तुम्हें देखो, ये रहा सूरज। ठीक है, ये रहा सूरज। अब इसने जैसे ये सूरज का खुद का प्रकाश है, तारों का खुद का प्रकाश होता है, बल्कि जो चंद्रमा है ना इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ये क्या करता है, जो भी प्रकाश सूर्य से चंद्रमा पर आता है वो उसको क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। मतलब वापस उसको किसी और दिशा में क्या कर देता है, लौटा देता है। जैसे सूर्य से कोई प्रकाश चंद्रमा पर पड़ा, चंद्रमा से वो प्रकाश इसने क्या किया, पृथ्वी पर परावर्तित कर दिया और हमें चंद्रमा दिखाई देने लग गया। ठीक है। अगर मान लो किसी टाइम ऐसा होता है कि भाई चंद्रमा के केवल इतने से भाग पर ही है ना, वो पड़ रहा है, प्रकाश पड़ रहा है, तो हमें क्या दिखाई देगा, इतने से भाग पर प्रकाश पड़ रहा है सूर्य का चंद्रमा पर, तो इतने से भाग से ही प्रकाश परावर्तित होकर पृथ्वी पर पड़ेगा, तो हमें बताओ सिर्फ इतना से ही भाग दिखेगा ना। अगर मान लो केवल चंद्रमा के, मान लो ये चंद्रमा का है, केवल ये चंद्रमा है, ठीक है ना, ये चंद्रमा, इसका केवल इतने से भाग पर ये क्या पड़ रहा है, प्रकाश पड़ रहा है। ठीक है ना।
तो प्रकाश पड़ रहा है, तो बताओ इतने से भाग पर ही प्रकाश पड़ रहा है, तो परावर्तित जितने भाग में प्रकाश पड़ेगा उतने ही भाग से परावर्तित होकर किरणें कहाँ पर आ जाएगी? पृथ्वी पर आ जाएगी। जैसे इतने भाग में प्रकाश पड़ा, इससे परावर्तित होकर किरणें कहाँ गई? पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर आ गई तो मतलब बताओ कितना सा भाग दिखेगा? जिस भाग से प्रकाश परावर्तित होगा उतना ही भाग दिखेगा, तो हमें सिर्फ इतना ही भाग दिखेगा। अगर मान लो पूरे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ा और तो पूरे भाग से इतना प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर क्या आ जाएगी? पृथ्वी पर। तो बताओ चंद्रमा कैसा दिखेगा? पूरा दिखेगा ना। तो ऐसे ही चंद्रमा दिखता है। बात समझ आई नहीं आई? ठीक है ना। क्योंकि चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित करता है। जो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर आता है वह उसको परावर्तित कर देता है, और जिस भाग पर चंद्रमा के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश आता है वो उसी भाग के प्रकाश को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है, और हमें जिस भाग से प्रकाश को परावर्तित किया उतना ही भाग हमें पृथ्वी पर दिखाई देता है। बात समझ आई नहीं आई? आगे ना अच्छे से। तो तुम बता दोगे कि चंद्रमा का खुद का प्रकाश होता है क्या? बताओ। नहीं होता, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश के चमकता है। ठीक है ना। सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके दिखाई देता है हमें। बात समझ आ गई? नेक्स्ट निकालते पेज। ठीक है। तो ये देखो, ये सूर्य का प्रकाश है, और ये अब कलाएं बता रहे हैं कि भाई ये जो पूर्णिमा है फिर धीरे धीरे ये कम हो रहा है, और यहाँ पे एकदम ही विलुप्त हो गया है आकाश के अंदर चंद्रमा। ठीक है ना। ये क्यों हो रहा है? ये सूरज के प्रकाश के कारण हो रहा है, कि मतलब जितने भाग पर क्या पड़ रहा है? प्रकाश पड़ रहा है चंद्रमा के, जितने भाग में प्रकाश पड़ रहा है उतने ही भाग से जो प्रकाश पड़ रहा है उतने ही भाग से जो प्रकाश पड़ता है ना, उतने ही भाग से वो किसको करता है? पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देता है। ठीक है। और वही भाग हमें दिखाई देता है। ठीक है ना। याद रखिए कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करता है। याद रखिए जो चंद्रमा है ना वो किसकी परिक्रमा करता है? ये जो चंद्रमा ये किसकी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है। और पृथ्वी चंद्रमा सहित किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा। और सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? पृथ्वी और चंद्रमा दोनों मिलकर क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बात समझ आए? इस प्रकार से ये सूर्य है, इसकी परिक्रमा पृथ्वी और चंद्रमा दोनों मिलकर कर, जबकि पृथ्वी की परिक्रमा कौन करे? चंद्रमा। क्या आप पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की सापेक्ष स्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं? इनकी स्थितियों को अपनी नोटबुक में रेखांकित कीजिए। पूर्णिमा चंद्रमा देखने के लिए आप आकाश के किस भाग में देखेंगे? पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए आप आकाश के किस भाग में देखेंगे? बाल चंद्र के पश्चात पृथ्वी से देखने पर प्रतिदिन चंद्रमा के प्रदीप्त भाग में वृद्धि होती। पूर्णिमा के पश्चात पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग प्रतिदिन आकार में क्या होता जाता है? घटता जाता है। ये होता है पूर्णिमा के पश्चात। ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। ठीक है ना। जो चंद्रमा है ना वो पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। मतलब ऐसे परिक्रमा, ये देखो ये है पृथ्वी, ये हो गया हमारा चंद्रमा, ये हमारी इस पर क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। इस परिक्रमा को पूरा करने के साथ साथ वो खुद के अक्ष पर भी घूमता है। ठीक है ना। वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे ऐसे घूम रहा है, और खुद के अक्ष पर भी घूम रहा है साथ साथ में ना। खुद के अक्ष पर भी थोड़ा थोड़ा यूं 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 घूम रहा है। ठीक है ना। और साथ साथ में राउंड तो घूम ही रहा है, राउंड घूमने के साथ 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 में खुद के अक्ष पर भी घूम रहा है। अब देखो तुम अपने आप को इमेजिन करो, तुम क्या कर रहे हो, है ना। एक घेरे के अंदर, मतलब एक गोल घेरा है, वहाँ पे बनाकर तुम बहुत सारे जने खड़े हो गोल घेरे के अंदर। ठीक है ना। तुम उस गोल घेरे में खुद भी घूम रहे हो और साथ साथ में इस गोले के अंदर भी घूम रहे हो, तो दो गतियाँ होंगी ना तुम्हारी। तो वैसे ही चंद्रमा भी करता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं चंद्रमा के पृष्ठ के बारे में। कवियों तथा कहानीकारों के लिए चंद्रमा एक चित्ताकर्षक पिंड है, परंतु जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखे तो उन्होंने चंद्रमा के पृष्ठ को धूल भरा और निर्जन पाया। निर्जन मतलब बिना किसी जीव का। ठीक है ना। धूल से भरा हुआ, उस पर विभिन्न अमापों के गर्त है। इस पर बहुत से खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी है। इस पर क्या है? बहुत सारे खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी है। इनमें से कुछ पर्वत तो ऊंचाई में पृथ्वी के सर्वाधिक ऊंचाई के पर्वतों के समान। इसमें ना कुछ पर्वत तो ऐसे हैं जो पृथ्वी पर जो है ना, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है ना, ऐसे ऊंचाई के पर्वत भी मिले हैं। ये देखो चंद्रमा का पृष्ठ कुछ ऐसा है। चंद्रमा का पृष्ठ, ठीक है ना, इसके अंदर गर्त है, धूल भरा है पृष्ठ। ठीक है ना।
चंद्रमा पर ना तो वायुमंडल है ना ही जल, क्या चंद्रमा पर किसी प्रकार के जीवन की संभावना हो सकती है? अब बताओ, हम लोग जिस वातावरण में रह रहे हैं वहाँ पर क्या है? वायुमंडल है, जल है। वायुमंडल है मतलब वहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है। जल है मतलब पीने के लिए पानी है, ठीक है। और अगर पीने के लिए पानी है, वायुमंडल है, तो वहाँ पर क्या होगी? वनस्पति भी होती है, तो फिर हम खाना भी खाते हैं। अब यहाँ पे ना वायुमंडल है ना जल है, तो बताओ वनस्पति होगी? नहीं होगी। तो बिना वायुमंडल के पहली बात तो हम श्वास ही नहीं ले सकते, ठीक है। और दूसरी बात, जल नहीं है तो बिना जल के हम जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। अब वायुमंडल भी नहीं है, जल भी नहीं है, तो वहाँ पर क्या वनस्पति होगी? तो फिर खाना क्या उपलब्ध होगा वहाँ पर? तो ऐसी कंडीशन में चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। ओके बच्चों, ये देखो, ये है हमारे एक चाहिए अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है ना। 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे। इसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे। तो तुम्हारे पास एक अच्छी चीज़ आई है, ठीक है ना, कि चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और वो उन्होंने कदम कब रखा? 21 जुलाई 1969 को रखा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, हमने चंद्रमा के बारे में बात कर ली, विभिन्न कलाओं के बारे में बात कर ली उसकी। अब हम बात करते हैं तारों के बारे में। रात्रि के आकाश में आप अन्य कौन सी वस्तुएं देखते हैं? आकाश में असंख्य तारे हैं। बड़े शहर से दूर किसी अंधियारी रात को आकाश का सावधानीपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। क्या सभी तारे समान रूप से चमकीले हैं? क्या सर्वविख्यात तारामंडलों में से एक विख्यात तारामंडल सप्तऋषि है, जिसे आप गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में देख सकते हैं। मतलब अब तारामंडल भी होते हैं, बहुत सारे तारों के समूह होते हैं, ठीक है ना। इसमें से एक तारे का समूह का नाम क्या है? सप्तऋषि। क्या है? सप्तऋषि। इस तारामंडल को बिग डीपर या ग्रेट बियर अथवा अर्सा मेजर भी कहते हैं। जो सप्तऋषि का तारामंडल है ना, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बिग डीपर, ग्रेट बियर अथवा आर्सा मेजर भी कहते हैं। इस तारामंडल में 7 सुसुप्त तारे होते हैं। क्या होते हैं? 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। क्या होते हैं? 7 सुस्पष्ट मतलब साफ दिखाई देने वाले तारे होते हैं। यह बड़ी करछी अथवा प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। यह कलछी की हत्ती में 3 तथा कटोरी के 4 तारे होते हैं। इन सभी प्राचीन संस्कृतियों में विभिन्न नक्षत्रों के संबंध में दिलचस्प पौराणिक कथाएं क्या होती है? प्रचलित होती है। ये देखो, ये हमारा ग्रेट बियर सप्तऋषि है, ठीक है ना। इसने क्या बोला था कि ऐसा प्रतीत हो, कलछी के जैसा प्रतीत होता है, जिसके अंदर क्या है कि 4 तारे, एक तो हैंडल है, हत्ती है, एक तो हत्ती में कितने तारे? 1 2 3 तारे हैं, और जो 4 तारे वो किस में है? कटोरी के 4 तारे होते हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ ये हमारा सप्तऋषि दिखता है, ठीक है ना। अब देखो, और भी बहुत सारे हैं ऐसे तारों के समूह, और ओरियन, कैसियोपिन, लियो मेजर, और भी ऐसे बहुत सारे। ये देखो जैसे ओरियन है ना, तुम्हारी बुक में तुम्हें स्पष्ट दिखेगा। जैसे कोई होता है ना सेनापति लड़ने वाला, उसके जो है ना आगे के तरफ जो लोहे वाला कवच लगा होता है, लोहे के जैसे कपड़े पहने होते हैं, वैसा वो प्रतीत होता है। और ऐसे बिल्कुल सेनापति के आकार का कुछ दिखाई देता है, ठीक है। और कैसियोपिन, ये देखो एक चेयर के आकार में ऐसे कुछ तारा दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे एक लेडी एक चेयर के ऊपर बैठी है। अब देखो लियो मेजर, इसमें देखो ये एक आकृति ऐसी बनी, कुछ शेर के जैसी आकृति है, ठीक है ना। इसमें ऐसा लग रहा है कि लॉयन दौड़ रहा है, ठीक है ना। तो अब हमने देखे बहुत सारे हैं। जो सप्तऋषि उसको क्या बोलेंगे? ग्रेट बियर। सप्तऋषि 7 प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय संतों तथा ऋषियों के नामों के साथ संबंध है। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है, प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्तऋषि नक्षत्र वेदों के शाश्वत ज्ञान को क्या करते हैं? इंगित करते हैं, ठीक है ना। ये देखो शाश्वत ज्ञान को इन्होंने मतलब उनके अनुसार तो ये थे, ऐसा कुछ था। यहाँ पे मिरिच, वशिष्ठ, संगिरस, अत्रि, ऋतु, पुलस्त्य, ठीक है ना, ऐसे करके कुछ है। अब एक क्रियाकलाप है। इस क्रियाकलाप को गर्मियों में रात्रि के समय लगभग 9 बजे उस दिन कीजिए जब आकाश में चंद्रमा ना हो, तब करना ये, ठीक है ना।
आकाश के उत्तरी भाग का प्रेक्षण करके सप्तऋषि को क्या करिए, पहचानिए। इस कार्य में आप अपने परिवार के बड़े सदस्यों की सहायता ले सकते हैं। सप्तऋषि के सिरों के तारों को देखिए और चित्र 17.13, ये रहा 17.13, ठीक है, नीचे वाला में दर्शाए अनुसार इन तारों से गुजरने वाली सरल रेखा की कल्पना कीजिए। इस काल्पनिक रेखा को उत्तर दिशा में आगे बढ़ाइए और यह रेखा एक ऐसे तारे तक पहुंचती है जो अधिक चमकीला नहीं है, यह ध्रुव तारा कहलाता है। यह रेखा एक ऐसे तारे तक पहुंचती है जो अधिक चमकीला नहीं है, क्या कहलाता है, ध्रुव तारा कहलाता है। ध्रुव तारे का कुछ समय तक प्रेक्षण कीजिए, नोट कीजिए कि यह तारा अन्य तारों की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर गति नहीं करता। ये देखो, ये हमने सप्तऋषि है ना, कब देखा हमने सप्तऋषि को? सप्तऋषि को हमने देखा जब अमावस्या थी, जब क्या था, आकाश में चंद्रमा नहीं था, तब हमने ऐसे देखो, ये 9 बजे के करीब देखना है इसको, ठीक है ना, रात के आप लोग नोट करना। अगली जब अमावस्या आए तब क्या करना है तुम लोग, ऐसे सप्तऋषि को देखना रात के 9 बजे के करीब, ठीक है ना। यूँ देखो, ये तो सप्तऋषि हो गया, यहाँ तक ये 3 हैंडल वाला, और फिर ये देखो ऐसे करके ये बन गया, एक कटोरा बन गया, ठीक है ना, 4 तारों का। फिर इसके ऊपर देखो एक, ये क्या है, ध्रुव तारा। ये क्या ज़्यादा चमकीला नहीं होता, ये क्या कहलाता है, ध्रुव तारा कहलाता है, ठीक है ना। अब देखो, गर्मियों में, ये गर्मियों के दिनों में करना है, जब अभी तो सर्दियाँ चल रही, जब गर्मी आए ना तब ये प्रेक्षण करना, ठीक है ना। गर्मियों में किसी दिन रात्रि के समय 2 से 3 बजे 3 घंटे के अंतराल में सप्तऋषि का 3-4 बार प्रेक्षण कीजिए। हर बार ध्रुव तारे का स्थान भी निर्धारित कीजिए। क्या सप्तऋषि की पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता है? क्या सप्तऋषि पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता है? क्या यह ध्रुव तारे की ओर परिक्रमा करता दिखाई देता है? क्या अपने प्रेक्षण की तुलना दशा स्थितियों के अनुसार कीजिए। ये देखो, इन्होंने प्रेक्षण किया रात्रि में 3 से 4 बार, ये रहा ध्रुव तारा। और ये जो सप्तऋषि है ना, वो देखो वो घूम रहा है, ध्रुव तारा अपनी जगह पे स्थिर है। सप्तऋषि ध्रुव तारे की क्या करता है, परिक्रमा करता है। ये देखो परिक्रमा कर रहा है, ये तो ध्रुव तारा अपनी जगह पे स्थिर है, ये सप्तऋषि क्या कर रहा है, ध्रुव तारे की क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। वास्तव में सभी तारे ध्रुव तारे की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। एक्चुअल में तो यही है कि सभी तारे हैं ना, वो क्या करते हैं, ध्रुव तारे की परिक्रमा करते क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं। ध्यान दीजिए, ध्रुव तारा दक्षिणी गोलार्ध में नहीं दिखाई देता। दक्षिणी गोलार्ध है ना, वहाँ पर ध्रुव तारा नहीं दिखाई देता। सप्तऋषि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारा मंडल भी दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थानों से नहीं दिखाई देता। उत्तरी गोलार्ध में भी क्या होता है कि सप्तऋषि नहीं दिखाई देता। ओरियन मतलब सप्तऋषि एक अन्य विख्यात तारामंडल है जिसे हम ओरियन मतलब सप्तऋषि के अलावा एक दूसरा तारामंडल, जैसे हमने बताया था ना यहाँ पे 4 तारामंडल, इसके अलावा एक ओरियन है। ये एक अन्य विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में, अभी क्या चल रही है, सर्दियाँ देख रहे, अभी तुम ये देख सकते हो, फिर मध्य रात्रि में देख सकते हैं। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडल में गिना जाता है। सर्वाधिक भव्य मतलब सबसे बड़े, ठीक है। इनमें भी 7 या 8 चमकीले क्या होते हैं, तारे होते हैं। ओरियन को शिकारी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शिकारी भी कहते हैं। इसके 3 मध्य के तारे शिकारी के बेल्ट को निरूपित करते हैं। जो तारे हैं ना, वो शिकारी के बेल्ट को निरूपित करते हैं। 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस ओरियन के निकट दिखाई देता है। सीरियस को ढूंढने के लिए ओरियन के मध्य के 3 तारों से गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए और इसके अनुदिश पूर्व दिशा की ओर देखिए। इस रेखा के अनुदिश आपको एक अत्यंत चमकीला तारा दिखाई देगा। ये क्या कहलाता है, सीरियस कहलाता है। ये देखो, ये क्या हमारा ओरियन है। ओरियन है जो इसका जो बीच वाला बेल्ट है ना, ये बेल्ट, इसके अनुदिश एक चमकीला सीरियस तारा देखने के प्रयास कीजिए। ये क्या होता है, एक अत्यंत चमकीला तारा होता है, इसको क्या बोलेंगे, सीरियस। ये कब दिख सकते हैं, सर्दियों में देख सकते हैं, मध्य रात्रि में, ठीक है ना। तुम अभी सर्दियाँ चल रही है ना, तो अभी के टाइम में तुम ये देख सकते हो, ठीक है ना, रात में। ये देखो, ये जो बीच वाला बेल्ट है, इससे एक बहुत चमकीला तारा निकलता है, इसको क्या बोलता है, सीरियस बोलते हैं। ये कैसी है आकृति, इसको क्या इस तारामंडल को क्या बोलेंगे, ओरियन बोलेंगे, ठीक है। उत्तरी आकाश में एक अन्य तारामंडल कैसियोपिन है। यह सर्दियों में रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देता है। ये भी क्या दिखाई देता है, कैसियोपिन है ना, ये भी क्या दिखा, रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देता है। यह अंग्रेजी अक्षर W या M के बिगड़े रूप के जैसा है। ये अंग्रेजी अक्षर W अथवा M के बिगड़े रूप के जैसा है। हमने पढ़ा था कैसियोपिन, ये देखो, ये रहा आपका कैसियोपिन, पढ़ा था। W, ये देखो, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, W जैसा दिख रहा है ना, ठीक है, या उल्टे M, बिगड़े M के जैसा दिख रहा है ना, ऐसा कुछ है।
ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं सौर परिवार की। सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर क्या सौर परिवार बना है। ठीक है ना, सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर क्या बना है, सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काएं। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा क्या करते हैं, करते रहते हैं। अब तुम पूछोगे कि भाई ये सूर्य की परिक्रमा क्यों करते रहते हैं, क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जैसा आप जानते हैं कि पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है ना, हम भी सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी हम पृथ्वी के अंदर है तो हम भी क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये सौर परिवार की एक अन्य सदस्य है, यह एक ग्रह है। इसके अतिरिक्त 7 अन्य ग्रह हैं जो पृथ्वी की क्या करते हैं, जो सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है, इसके अलावा और अन्य 7 ग्रह हैं जो क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बताओ कितने ग्रह हो गए जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए, 8। और सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा हो गया, बुध। और सबसे दूर ग्रह कौन सा हो गया, नेपच्यून। और जो पृथ्वी है वो सूर्य से कितने ग्रह, कौन से नंबर ग्रह पे, तीसरे नंबर पे। ठीक है ना, जो पृथ्वी है वो सूर्य से कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे। ओके, बात समझ आ गई। देखो पहले क्या था, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, ऐसे करके कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। ये देखो, ये सूर्य है, ये बुध है सबसे पास में, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है और फिर नेपच्यून है, जो क्या है, सूर्य से सबसे दूरी पर, और सबसे पास में कौन सा, बुध ग्रह है। ठीक है ना। आइए सन 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह थे। कितने थे, 2006 तक कितने थे, 9 ग्रह थे। प्लूटो और सूर्य का प्लूटो सौर परिवार का सूर्य से दूरतम ग्रह था। सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की अन्य परिभाषा को अपनाया, जिसके अनुसार प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता। अब यह सौर परिवार का ग्रह नहीं है। ठीक है ना, अब ये क्या है, सौर परिवार का ग्रह नहीं है। 2006 तक तो प्लूटो था, अब प्लूटो सौर परिवार का ग्रह नहीं है। ओके बच्चों, तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा सूर्य। ठीक है ना, वो हम करेंगे अब अगले वीडियो में। ठीक है ना, जब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए इसको। ठीक है ना, अगर कोई डाउट हो तो आप इसको नोट कर लीजिए, जब भी क्लासेस लगे आप पूछ लेना। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, थैंक यू।